हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वाईसीटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं मुकेश वर्मा एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की इस क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने संसद के बारे में और संसद के एक अंग यानी राज्यसभा के बारे में पढ़ लिया था। आप सबको पता है कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने समझाई थी। तो राष्ट्रपति और राज्यसभा हमने पढ़ लिया है। आज उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे लोकसभा के बारे में। तो जैसा आप सबको पता है कि लोकसभा के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में बताया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 81 में क्या बताया गया है? लोकसभा के गठन के बारे में जानकारी कहां दी गई है? आर्टिकल 81 में। ठीक है, उच्च सदन के नाम से किसको जाना जाता है? आप सबको कल बताया था कि उच्च सदन के नाम से आपके राज्यसभा को जाना जाता है, जबकि निम्न सदन के नाम से किसको जाना जाता है? लोकसभा को। तो लोकसभा को आपके निम्न सदन के नाम से जानते हैं, या इसी को जनता का घर कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा को ही आपका जनता का घर कहा जाता है। किसका घर? जनता का घर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सांसद चुने जाते हैं, निर्वाचित होकर लोकसभा में आते हैं, वो प्रत्यक्ष तौर पे जनता के द्वारा, नागरिकों के द्वारा उनका चुनाव होता है। इसीलिए इसको जनता का घर या जनता की आवाज वाला घर कहा जाता है। क्योंकि राज्यसभा में जो लोग चुन के आते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं, लेकिन जो लोग विधानसभा में चुन के आते हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुन के आते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय सदन। ठीक है, लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय नाम क्यों दिया गया? इसीलिए लोकप्रिय नाम भी दिया गया क्योंकि जो लोक में प्रिय हो, यानी जनता के बीच में भी यह सदन प्रिय क्यों है? क्योंकि जनता के द्वारा चुन के ही लोगों को यहाँ पे भेजा जाता है। इसीलिए आपके लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन, जनता का घर या लोकप्रिय, इन नामों से आपकी लोकसभा को जाना जाता है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में डिटेल चर्चा की गई। चीजें क्लियर हो गई? तो अगर आपसे पूछे अनुच्छेद 79 में किसकी चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 79 में आपके संसद की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 80 में आपके राज्यसभा की चर्चा की गई है और अनुच्छेद 81 में आपके लोकसभा के गठन के बारे में चर्चा की गई है। चीजें क्लियर? तो पहले अब ये देख लेते हैं कि वर्तमान में लोकसभा के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई, मतलब कितनी सीटें रखी गई हैं। तो देखिए, वैसे तो भारतीय संविधान में अधिकतम ये कहा गया है कि 552 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, कितने सदस्य हो सकते हैं? 550 निर्वाचित और प्लस 2 मनोनीत, मिला के टोटल कितने सदस्य हो सकते हैं? 552 सदस्य आपके हो सकते हैं। चीजें क्लियर हो गई? 552 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, 550 निर्वाचित और 2 मनोनीत। उसमें अगर निर्वाचित की बात करें तो 530 सदस्य जो हैं वो राज्यों की लोकसभा से निर्वाचित होंगे। 530 सदस्य राज्य की लोकसभा से निर्वाचित होंगे, जबकि 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होंगे और 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाएंगे। चीजें क्लियर हो गई? तो 530 प्लस 20 प्लस 2। अब ये जो मनोनयन वाला होता था, इसको आप सबको पता है कि 104वां संविधान संशोधन किया गया था। 104वें संविधान संशोधन, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया है? हटा दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन का मनोनयन लोकसभा में नहीं किया जाएगा। इससे पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता था? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसको भारतीय संविधान से इस व्यवस्था को हमेशा के लिए क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो अगर आपसे एग्जाम में 104वां संविधान संशोधन के बारे में पूछे तो आप 2 सदस्यों का जो एंग्लो इंडियन होते थे उनका मनोनयन किसके द्वारा किया जाता था? राष्ट्रपति के द्वारा। उस व्यवस्था को हटा दिया है। फिलहाल अगर सवाल आपसे पूछेगा कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, तो अभी आपको 552 ही लगाना है। ठीक है, और अगर वर्तमान स्वरूप की बात करें संसद की, तो वर्तमान में कुल सदस्य कितने हैं? 545 सदस्य। तो वर्तमान में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 545 है, जिसमें 543 निर्वाचित होते थे और 2 मनोनीत होते थे। इसको आप सबको पता है कि 104वां संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब देखिए, इन 543 में से 530 तो राज्यों की लोकसभा से चुन के आते थे
530 सदस्य ऐसे होते थे जो राज्य की लोकसभा से चुन के आते थे और 13 आपके संघ शासित प्रदेश से चुन के आते थे। ठीक है, 13 कहां से? संघ शासित प्रदेश से चुन के आते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये अधिकतम जो 7 है यहाँ पे 550 निर्वाचित हो सकते हैं अधिकतम, लेकिन वर्तमान में 543 ही क्यों निर्वाचित होते हैं? तो ये जो 7 का अंतर आ रहा है, इधर 530 हो सकते हैं, सॉरी 550, और यहाँ पे 545। तो देखिए निर्वाचित यहाँ पे 550 हो सकते हैं संसद में अधिकतम, लेकिन वर्तमान में 543 ही निर्वाचित होते हैं। तो ये 550 और 543 में जो 7 का अंतर है, ये 7 हमने जो हमारे क्षेत्रों पे कब्जा किए हुए पाकिस्तान ने और अक्साई चीन ने। ठीक है, तो चीन और पाकिस्तान के जो कब्जे वाले क्षेत्र है उसको भी हम अपना पार्ट मानते हैं। तो ये 7 सीटें उन क्षेत्रों के लिए ही बनाई गई हैं जिसपे अभी वर्तमान में पाकिस्तान और चाइना का अधिकार है, जैसे पीओके। तो भविष्य में जब हम पीओके और अक्साई चीन को भारत में शामिल करेंगे तो वहां पे कुल 7 लोकसभा की सीटें बनाई जाएंगी। तो उस हिसाब से हमारे पास अधिकतम 550 निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी अक्साई चीन हो या पीओके हो, उस पे पाकिस्तान और चाइना का कब्जा है, तो इस वजह से वर्तमान में केवल 543 सदस्य ही निर्वाचित होते हैं, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से और 13 संघ शासित प्रदेश से। यहाँ पे देखिए हो कितने सकते हैं संघ शासित प्रदेश से? 20। तो ये जो 7 का अंतर है वो हम पीओके वाले को और चाइना वाले को अपना मानते हैं, जोड़ते हैं कि हमारे पास 7 सीटें और होनी चाहिए अगर पीओके हमको मिल जाए और अक्साई चीन मिल जाए। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 20। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 13। चीजें क्लियर हो गई? तो ये होगी हमारे सीटों की बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो सीटों की संख्या है इसको 84वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 84वें संविधान संशोधन, तो इसको 84वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा, ठीक है, के द्वारा वर्ष 2026 तक के लिए क्या कर दिया गया है? नियत कर दिया गया है। मतलब सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो इसको नियत कब तक के लिए कर दिया गया है? 2026 तक के लिए क्या कर दिया गया है? नियत कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो लोकसभा की, राज्यसभा की सीटों की संख्या है या विधानसभा की, इन सारी संख्याओं को 84वें संविधान संशोधन सन 2000 के माध्यम से 2026 तक के लिए क्या कर दिया गया है? फिक्स कर दिया गया है, नियत कर दिया गया है। ठीक है, अगर अब हम बात करें लोकसभा के, देखिए लोकसभा का जो पहली बार गठन हुआ था, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? 3 मई को। ठीक है, वहीं लोकसभा को पहली बार गठन आपका 6 मई 1952 को हुआ था। तो पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? 6 मई 1952 को। अगर आपसे राज्यसभा का पूछ ले तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था? आप सबको पता है कि राज्यसभा का गठन आपका 3 मई 1952 को हुआ था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 2-3 चीजें हैं जिस वजह से हम लोग राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। उसका पहला कारण यह माना जाता है कि आर्टिकल 79 में ही राज्यसभा की चर्चा, मतलब 80 में चर्चा है और लोकसभा की 81 में है, तो इस हिसाब से इसको उच्च माना जाता है कि पहले इसकी चर्चा है। दूसरा कारण यह है कि इसमें विशिष्ट व्यक्तियों ज्यादातर जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा में ज्यादातर विशिष्ट व्यक्ति जाते हैं, तो ये भी माना जाता है कि इस वजह से इसको उच्च सदन कहते हैं। और तीसरा कारण ये है कि इसका गठन 3 मई 1952 को ही हो गया और लोकसभा का गठन आपका 6 मई 1952 को हुआ था। तो पहले इसका गठन हुआ था, इसलिए भी इसको उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि पहली बार राज्यसभा का गठन कब किया गया, तो 3 मई 1952 को। अगर आपसे पूछे कि पहली बार लोकसभा का गठन कब किया गया, तो 6 मई 1952 को पहली बार आपके लोकसभा का गठन किया गया था। और अगर लोकसभा के स्पीकर की बात करें कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। ठीक है, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपके जीवी मावलंकर थे। ठीक है, तो जीवी मावलंकर आपके पहले अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर आपके पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। अब देखिए लोकसभा अध्यक्ष का चयन किस प्रकार से किया जाता है, तो 2-3 चीजें हैं जो आपको समझनी है।
एक होता प्रोटेम स्पीकर और एक होता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो देखिए जब चुनाव हो जाता है, जैसे मान लीजिए अभी 2019 का चुनाव हुआ था, ठीक है, तो चुनाव होने के बाद जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, जो सबसे अधिक बार लोकसभा में चुन के आया जाता है, उसी को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति उसके पद की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो देखिए लोकसभा में ये प्रथम अध्यक्ष हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो दो चीजों पे देख लेते हैं, एक लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है और दूसरा प्रोटेम स्पीकर किसको कहते हैं। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर, इन सारी चीजों को जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। और इसको क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। अध्यक्ष को आपके स्पीकर कहते हैं और प्रोटेम स्पीकर एक अलग चीज होती है। तो लोकसभा का जब चुनाव हो जाता है पहली बार, या जब भी चुनाव होता है, लोकसभा का गठन किया जाता है, तो अमूमन जिसकी सरकार बनती है या सारे जो वहां पे संसद यानी सांसद लोग संसद में बैठे होते हैं लोकसभा में, वो लोग अपने बीच से ही सबसे वरिष्ठ सदस्य को, वरिष्ठ का मतलब ये नहीं कि कोई 75 साल का है और पहली बार चुन के आया तो उसको वरिष्ठ कहा जाएगा। वरिष्ठ चुने गए संख्या के आधार पे, मतलब कितनी बार वो सांसद बना है, इस आधार पे वरिष्ठता देखी जाती है कि कोई अगर 10 बार सांसद चुन के आ चुका है या 9 बार या 8 बार अपने जीवन में संसद में आया हुआ है सांसद बन के, और कोई 5 बार आया, कोई 4 बार, तो जो 8 बार यानी अधिकतम बार इस लोकसभा में चुन के आया है, उसी को क्या बना दिया जाता है, प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। अब इस प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, इस प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति इसके पद की यानी सांसद की शपथ दिलाते हैं, क्योंकि ये भी सांसद चुन के आया है ना, प्रोटेम स्पीकर उन्हीं सांसदों के बीच से ही कोई एक हो सकता है। तो प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं, उसके पद की, जो सांसद के रूप में चुन के आया है उस पद की शपथ राष्ट्रपति इस प्रोटेम स्पीकर को दिलाते हैं। और ये जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं, ये बाकी सदस्यों को, तो संसद के जो बाकी सदस्य हैं, ठीक है, बाकी सदस्य हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है, तो प्रोटेम स्पीकर ही उनको शपथ दिलाते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि राष्ट्रपति भैया 545 लोगों को शपथ कहां दिलवाएगा बेचारा, हाँ वैसे भी वृद्ध होते हैं तो बेचारे लुढ़क जाएंगे, तो इस वजह से राष्ट्रपति पे भार ना पड़े, तो राष्ट्रपति एक लोग को सांकेतिक रूप से मतलब प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिला देते हैं उसके पद की यानी सांसद की, और जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो बाकी सांसद के सदस्यों को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर का पद बनाया ही इसीलिए गया है ताकि वो बाकी सभी सदस्यों को क्या करें, सदस्य दिला पाए। अब सभी सदस्य मिलके, संसद के सभी सदस्य चाहे पूर्ण समर्थन से या विपक्ष इसका विरोध भी कर सकता है, उस हिसाब से अक्सर देखा जाता है कि सबके समर्थन से ही एक उप अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ठीक है, उसी अध्यक्ष को क्या कहते हैं, स्पीकर। तो लोकसभा का अध्यक्ष वही कहलाता है और उसी को लोकसभा का स्पीकर कहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का जो पद होता है वो एक संवैधानिक पद होता है और किसी भी मंत्री से बड़ा पद इसको माना जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का काम क्या होता है, संसद का सुचारू ढंग से चल सके, संसद की कार्रवाई, लोकसभा की कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलाने का काम किसका होता है, लोकसभा अध्यक्ष का होता है। अगर कभी आपको संयुक्त बैठक बुलाना है तो उस संयुक्त बैठक, जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जो आज तक सिर्फ 3 ही बार बुलाई गई है। तो एक दहेज वाला मैटर था, एक 2 और मैटर है, एक आतंकवादी विरोधी अधिनियम जो आया था उसमें था। तो 2-3 चीज जगह, 3 ही जगह पे एग्जैक्टली याद करिए कि आज तक 3 ही जगह पे संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में बुलाई गई है। देखिए बुलाने का काम कौन करता है, तो जो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक होती है उसको बुलाने का काम राष्ट्रपति का है। अगर कभी आपसे पूछे लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का काम राष्ट्रपति का है, लेकिन उस बैठक की अध्यक्षता अगर आपसे कभी पूछे तो ये जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही उसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसके बारे में आर्टिकल 108 में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 108 में आपके संयुक्त बैठक की चर्चा की गई है। यहीं पे निर्णायक मत देने की बात भी कही गई है। तो लोकसभा का अध्यक्ष अगर दोनों जगह पे मत निर्णायक मत देना है तो लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत भी देता है। और उसके बारे में चर्चा कहाँ की गई है, तो अनुच्छेद 100 में लोकसभा अध्यक्ष के निर्णायक मत की चर्चा की गई। बड़ा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, जल्दी आप पढ़ते नहीं होंगे। अनुच्छेद 100, इसमें लोकसभा अध्यक्ष के निर्णायक मत के बारे में बताया गया है। चीजें क्लियर हो गई।
तो लोकसभा का अध्यक्ष कैसे बनता है, इस लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर क्यों बनाया जाता है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। देखिए प्रथम अध्यक्ष पे हम लोग थे, तो जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे और ये प्रथम व्यक्ति थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, तो जीवी मावलंकर के विरुद्ध ही आपका अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो अगर आपसे पूछे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो पहले लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे और वो पहले ऐसे व्यक्ति भी थे जिनके खिलाफ आपका अविश्वास प्रस्ताव क्या हुआ था, लाया गया था। चीजें क्लियर हैं? तो सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप सबको बताते हुए चल रहा हूं। देखिए इसके अलावा लोकसभा के अंदर प्रथम उपाध्यक्ष पूछ ले आपसे, ये तो हो गए अध्यक्ष, और अब बात करने चल रहे हैं प्रथम उपाध्यक्ष की। तो देखिए लोकसभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो अनंत शयनम अयंगर थे। ठीक है, अनंत संयम अयंगर थे। तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष आपके अनंत संयम अयंगर थे। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उपाध्यक्ष जो होता है वो परंपरा रही है कि विपक्षी पार्टी का ही सदस्य बनाया जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो बनते हैं वो हमेशा सत्ता पक्ष के बनते हैं और लोकसभा के जो उपाध्यक्ष बनते हैं वो हमेशा विपक्ष के नेता ही बनते हैं। ठीक है, अब देखिए यही लोकसभा में जिस प्रकार से अध्यक्ष का पद होता है उसी प्रकार से लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद भी होता है। किसका पद होता है? विपक्ष के नेता का पद भी होता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि विपक्ष का नेता बनने के लिए जिस पार्टी के, ठीक है, जिस अपोजिशन पार्टी के सदस्यों की संख्या कम से कम 10% होगी वही विपक्ष का नेता बन सकता है। तो लोकसभा के चुनाव में कम से कम 10% सीटें जीतना आवश्यक है। ठीक है, तो अगर किसी पार्टी के पास 10% सीटें होंगी तो वो विपक्ष का नेता बन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर 10% से कम सीटें जीते हैं, जैसे वर्तमान में 543 सीटें हैं, इसका 10% लगभग 54 सीट होता है, मतलब 55 सीट मान चलिए। तो अगर कांग्रेस का जो इस समय विपक्ष का नेता है उसको संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त है। क्यों नहीं प्राप्त है? क्योंकि उनकी सीटों की संख्या 49 के आसपास ही है। जब तक आप 55 प्लस सीटें, मतलब 10% से ज्यादा, कुल सीटों की 10% से अधिक सीटें नहीं जीतेंगे तब तक आपको विपक्ष के नेता का पद नहीं दिया जाएगा। और ये जो विपक्ष के नेता का पद होता है वो कैबिनेट मंत्री के दर्जे का होता है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री के दर्जे का होता है, याद रखिएगा। तो विपक्ष के नेता का पद आपके कैबिनेट मंत्री के दर्जे का होता है। चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, और देखिए ये जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं इनका पद भी कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री के बराबर। तो दोनों लोगों को, चाहे विपक्ष के नेता जो बनाए जाते हैं वो और लोकसभा के जो उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं, इन दोनों लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया था। तो देखिए जब चुनाव होता है, जैसे लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था, तो उसमें आपके ओम बिरला वर्तमान में जो कोटा से लोकसभा सदस्य चुन के आए थे उनको क्या बनाया गया है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो संसद की कार्रवाई यानी लोकसभा की कार्रवाई सुचारू ढंग से चलाने की जिम्मेदारी किसके पास है? इन्हीं के पास है। उसी में आपके एक लोग बनाए जाते हैं उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं लोकसभा के। तो जो उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं उनको भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा अगर उनकी पार्टी के द्वारा जीते गए सीटों की संख्या 10% या उससे अधिक है। अगर 10% से कम है तो उनको विपक्ष के नेता का पद नहीं दिया जाएगा, यानी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त नहीं होगा। अपनी तरफ से वो किसी को भी विपक्ष का नेता घोषित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी हैं जो कि पश्चिम बंगाल से लोकसभा सदस्य चुन के आए हुए हैं।
तो उनको विपक्ष का नेता कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, लेकिन वो अपनी तरफ से बना सकते हैं। संवैधानिक रूप से उनको विपक्ष का नेता इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि 10% से ज्यादा 10% से कम सीटें उन्होंने जीती हुई है। जब आप 10% या 10% से ज्यादा सीटें जीतेंगे तभी आपको ये दर्जा क्या किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। देखिए अभी हम लोग लोकसभा में सीटों की बात कर रहे थे, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है जो एग्जाम में पूछा जाता है, एससी के लिए, ठीक है, एससी के लिए इसमें सीटें आरक्षित की गई हैं। तो एससी के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या है वो 84 है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 84 है और एसटी के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो कितनी है, 47 है। तो हमने बताया कि राज्यसभा में कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और लोकसभा में एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें ऐसे जहां पे केवल और केवल अनुसूचित जाति के व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकते हैं, और 47 सीटें निर्वाचित हैं अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी के लिए, जहां से केवल और केवल सभी पार्टियों से एसटी को ही चुनाव लड़ाया जा सकता है, ठीक है। तो लोकसभा में 84 सीटें एससी के लिए प्लस 47 सीटें एसटी के लिए क्या की गई हैं, आरक्षित की गई हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात करते हैं कि लोकसभा का सदस्य कौन बन सकता है, ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, ठीक। तो अब हम लोग चर्चा ये करेंगे कि लोकसभा का सदस्य कौन बन सकता है। देखिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, भारत का नागरिक हो। इसका मतलब ये है भैया कि अक्षय कुमार जो हैं वो न लोकसभा के और न राज्यसभा के सांसद बन सकते हैं, क्योंकि उनको कनाडा की नागरिकता प्राप्त है, भारत की प्राप्ति नहीं है, ठीक है। तो देखिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्या क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अब देखिए अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, अगर कभी ये सवाल आपसे पूछ ले कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, एग्जाम्पल में ऑप्शन में आपको 25 वर्ष दे दे, 30 वर्ष दे दे, 35 वर्ष दे दे या 40 वर्ष दे दे, तो आप टिक किस पे मारेंगे, 25 वर्ष पे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, क्योंकि सांसद बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यता रखी गई है वो 25 वर्ष रखी गई है। तो आप सबको पता है कि जो सांसद होते हैं वही क्या बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उन्हीं सांसदों में से ही किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, ठीक है। या अगर अलग से किसी को बनाया जा रहा है तो ये माना जाता है कि अगले 6 महीने में आपको किसी ना किसी संसद के सदन का सदस्य होना पड़ेगा, चाहे राज्यसभा के चाहे लोकसभा के। तो अगर 25 वर्ष में आप सांसद बन सकते हैं, इसका तात्पर्य यही है कि 25 वर्ष में आप क्या बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। तो अगर आपकी आयु 25 वर्ष से ज्यादा है तो आप प्रधानमंत्री के लिए क्या है, एलिजिबल है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कम से कम 25 वर्ष हो चुका हो, वो पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है। इसके अलावा उसको 2 वर्ष से अधिक सजा ना मिला हो, ठीक है, 2 वर्ष से अधिक सजा ना मिला हो, ठीक है। और अगर उसको 2 वर्ष से अधिक की सजा मिली हुई है तो उस सजा को काटने के 6 वर्ष बाद बीत चुका हो, ठीक है। तो कम से कम सजा को कितना समय बीत गया हो, कम से कम 6 वर्ष बीत चुका हो। अब ध्यान से बात सुनिएगा, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है मान लीजिए आज राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी जाए, कितने साल की सजा, 2 साल की सजा, तो 2022 में उनको 2 साल की सजा सुनाई गई जो कि 2024 में पूरी होगी। तो ये सजा कब पूरी हो रही है, 2024 में। तो भैया 2030 तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, समझ में आ गई बात। सजा पूरी होने के 6 वर्ष बाद तक आप कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मतलब मान लीजिए राहुल गांधी को 2022 में किसी केस में सजा सुनाई जाती है, ठीक है, कब, 2022 में,
और उनकी सजा की अवधि पूरी कब हो रही है, मान लीजिए दिसंबर 2024 में, तो भैया दिसंबर 2030 तक यानी अगले 6 वर्ष तक भी वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगला चुनाव वो जब 2031 में कोई चुनाव होगा तभी वो उस चुनाव में भाग ले सकते हैं। मतलब जितने वर्ष की सजा हुई है उतना वर्ष प्लस उस सजा को काटे हुए 6 वर्ष बीत गए हों तब आप जाके चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को 2 वर्ष से अधिक की सजा मिल गई है तो चुनाव नहीं लड़ सकता है। कब लड़ गया, कब लड़ेगा, जब उस सजा को काटे हुए कम से कम 6 वर्ष क्या हुआ हो, बीत चुका हो। ठीक है, अगर हम लोकसभा के कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल, तो देखिए आमतौर पर लोकसभा का कार्यकाल यानी जो संसद के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। लेकिन 5 वर्ष के पहले भी लोकसभा को क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। तो 5 वर्ष के पहले भी आपकी लोकसभा जो होती है वो भंग हो सकती है। ठीक है, अभी हमने प्रोटेम स्पीकर के बारे में चर्चा की थी, एक चीज और याद आ गया, प्रोटेम स्पीकर का जो पद होता है वो अस्थायी पद होता है। ठीक है, वो बनाया ही इसीलिए जाता है ताकि सभी सदस्यों को क्या कर सके, शपथ दिला सके। जैसे ही सभी सदस्यों का शपथ पूरा हो जाता है और लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है उसी समय प्रोटेम स्पीकर का पद क्या हो जाता है, स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, देखिए जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं उनको 14 दिन पूर्व सूचना देकर साधारण बहुमत से हटाया जाता है। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष इन दोनों को कब हटाया जा सकता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 14 दिन पूर्व सूचना देके किस बहुमत से हटाया जा सकता है, साधारण बहुमत से। तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को आपके साधारण बहुमत से ही हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको 14 दिन पूर्व क्या देनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है, सॉरी, तो 14 दिन पूर्व सूचना देके क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक है, देखिए समय से पूर्व अगर इस्तीफा देना है तो जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का वो उपाध्यक्ष को इस्तीफा देता है और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष को। तो म्यूचुअल इस्तीफा यहाँ पे होता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष किसको देगा, अध्यक्ष को। तो इस प्रकार से वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। चीजें क्लियर हो गई। ठीक, देखिए भारत में जो स्पीकर का पद लिया गया है, किसका पद, अभी पिछले बार में चर्चा कर रहे थे, भारत में जो स्पीकर का पद लिया गया है, देखिए स्पीकर का पद, ये पद कहां से लिया गया है, तो भारत में आपके स्पीकर का जो पद लिया गया है वो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। तो भारत में जो लोकसभा के अध्यक्ष बनाए जाते हैं इस पद को हमने इंग्लैंड से यानी ब्रिटेन से क्या किया है, ग्रहण किया है। ठीक, ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग लोकसभा से आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने लोकसभा के बारे में सारी चीजें पढ़ के समाप्त कर ली हैं। ठीक है, अगला लेक्चर जब मिलेंगे तो इससे आगे हम लोग दल बदल कानून और चीजों पे चर्चा करेंगे। अब ये सत्र ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा और बहुत जल्दी हम लोग पॉलिटी के समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे। आगे हम लोग निर्वाचन आयोग के बारे में या आर्टिकल 312 के बारे में, ये सारी चीजें हम लोग वित्त विधेयक के बारे में, विधेयकों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आज आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी YCTC बुक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक करिए, शेयर करिए। जल्द ही मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।